हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो देखो, ट्रांसफॉर्मर काफी कुछ कंप्लीट कर चुके, कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। फेजर डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे आज, लेकिन उससे पहले जरा क्वेश्चन देखो। 10 kVA ट्रांसफॉर्मर gives maximum efficiency of 95% at full load at 95% of load at UPF. The iron losses are रेटेड S0 कितना है? 10 kVA का। ये हो गई इसकी रेटिंग। मैक्सिमम एफिशिएंसी, ईटा मैक्सिमम है 95%, मतलब 0.95। कितने लोड पर? 95% ऑफ लोड x नॉट इक्वल टू 95%, दैट इज 0.95 एट यूपीएफ। यूपीएफ का मतलब मैंने आपको बताया था, यूनिटी पावर फैक्टर। cos फाई इक्वल टू 1, ये आ गया यूनिटी पावर फैक्टर। रख देते हैं जरा फार्मूले में इसको। हाँ, देखिए जरा, सबसे पहली बात तो ये, फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी, ईटा मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन है? आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस उस लोड पर। इसका मतलब पीआई की वैल्यू x0 स्क्वायर पीसीएफ, ये आना चाहिए। x0 की वैल्यू है 0.95। अब देखो, जैसे इफिशिएंसी का फार्मूला ये है, इसका मतलब मैक्सिमम इफिशिएंसी x0 पर, x0 S0 cos फाई पीआई x0 स्क्वायर पीसीएफ। मैक्सिमम इफिशिएंसी कितने लोड पर है? x नोट, x0। तो अब यहां से आप इसमें फिर से बताएं मुझे, आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस है, तो x0 स्क्वायर पीसीएफ की जगह क्या रख दूं फिर से मैं? पीआई। आयरन लॉस कॉपर लॉस इक्वल, जब मैक्सिमम एफिशिएंसी है। अब इसमें वैल्यूज रख देते हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना गिवन है? 95%, मतलब 0.95। x0 की वैल्यू कितनी है? 0.95। रेटेड केवीए 10, पावर फैक्टर 1, ये आ जाएगा 2 पीआई। देखो,
एक्स की वैल्यू भी 95 गिवन है, 0.95 मतलब इफिशिएंसी 95%, पावर फैक्टर यूनिटी। (9.5) प्लस 2 PI, 9.5 अपॉन 0.95, 10.5 PI आ जाएगा किलोवाट में। ऑब्वियसली जब ये केवीए में है तो पावर आएगी किलोवाट में, सारी की सारी पावर हम किलोवाट में यूज कर लेते हैं। ये आ गया आयरन लॉस। तो भाई आयरन लॉस की वैल्यू किलोवाट में है, और अगर वाट में बतानी हो तो ऐसे। आंसर 250। मैंने कहा था कल आपको एफिशिएंसी का एक क्वेश्चन कराया था जिसमें कैलकुलेटर यूज हो रहा था, लेकिन ध्यान रखो ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस में अगर कोई कंसेप्ट है तो क्वेश्चन आ सकता है उस पर, कैलकुलेशन तो कहीं ना कहीं से आसान कर दी जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में और अगर कुछ पूछा जाए इससे हटके तो क्या हो सकता है, और मैं अलग से लिख देता हूं नोट। क्वेश्चन में नहीं कहा गया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। देखो पीआई की वैल्यू है x0² PCF। अगर फुल लोड कॉपर लॉस कैलकुलेट करना हो, यह है 0.95² PCF। (0.277 किलोवाट), ये आ जाएगा 277 किलोवाट। ये बन जाएगी इस तरीके से इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। Let us see. (10 kVA transformer and efficiency of 90%. Half load UPF, half load and UPF, while efficiency at full load and 0.8 lagging P power factor is (96%). The maximum efficiency
इज। थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया मैंने क्वेश्चन को, हालांकि कंसेप्ट सभी वही हैं, परसेंट में बताना है इसको। चले भाई, देखिए 10 केवीए ट्रांसफॉर्मर, रेटेड केवीए ये गिवन है 10। देखो इसमें गिवन है इफिशिएंसी 90%। कब? एट हाफ लोड। हाफ लोड यानी x इक्वल टू 0.5 यूपीएफ cos phi इक्वल टू 1, while efficiency at full load 0.8 lagging power factor 96%, full load x equal to 1, .8 लैगिंग। मैक्सिमम इफिशिएंसी यूपीएफ पर बतानी है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। कैसे करेंगे? देखो इफिशिएंसी का फार्मूला यह है XS0 cos phi अब यहां वाला डेटा देखो पहले, इफिशिएंसी 0.9, 90% मतलब 0.9, हाफ लोड पावर फैक्टर यूनिटी, .5 स्क्वायर पीसीएफ रख दिया। देखो हमने एक्स की वैल्यू हो रही है सब, दो अननोन है पीआई पीसीएफ, एक इक्वेशन बन जाएगी इस केस में। देखिए चलो, यहां से कितना आएगा, पी आई प्लस 0.25 पीसीएफ, ये कितना आ गया 5.9 -5। ये वाली कंडीशन आ गई एक। तो दूसरी इक्वेशन रख देते हैं इफिशिएंसी के लिए,
इफिशियंसी गिवन है 96% मीन्स 0.96, x 1, S0 10, cos 5.8, ECF। एक मिनट, हाँ यहाँ वाला डेटा गलत हुआ है, सॉरी प्लीज। ये 98% था, मैंने कहा 98 है 96, तो ये 90 गलत लिख दिया था मैंने। जरा एक मिनट, इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ प्लीज, आई एम सॉरी। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है पीआई पीसीएफ के लिए। कंसेप्ट समझो जरा। सोल्व करो जरा इसको। सेकंड -1.75 पीसीएफ पीआई किलोवाट। ये आयरन लॉस एंड फुल लोड कॉपर लॉस आ गए किलोवाट में। हो सकता है कि आंसर यहीं तक आ जाए, समझे बात। ये दो इक्वेशन किसी भी तरह। अब देखो इसमें इफिशिएंसी मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन आएगी। फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी ईटा मैक्सिमम आयरन लॉस कॉपर लॉस इक्वल पीआई अपॉन पीसीएफ .025.308
0.285, इस लोड पर इफिशिएंसी मैक्सिमम आएगी। और क्या पूछा गया क्वेश्चन में? मैक्सिमम इफिशिएंसी एट यूपीएफ। एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन आ गए इसमें। देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन में से क्वेश्चन तो कई सारे बनेंगे, नो डाउट। मैंने क्वेश्चन इसलिए लिखा है वाला, जरा आप चीजें कोरिलेट कर पाओ। इसे आप थ्योरी का पार्ट समझ लो, कई सारे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। आपके लेवल के हिसाब से जरा जनरलाइज क्वेश्चन है ये। पॉइंट 285, पॉइंट 9828, 98.28%। चलो भाई, ट्रांसफॉर्मर में लास्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अब इसके फेजर डायग्राम के बारे में देखो, थोड़ा बहुत मैंने आपको कंसेप्ट समझाई थी फेजर डायग्राम की, ध्यान आया? जैसे मल्टीप्लिकेशन, जैसे डिवीजन, वही चीज यहां पर यूज होगी बस। फेजर डायग्राम,
देखो जरा इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में। RI XM, total resistance are X1 plus X2 dash, नो लोड करंट, यहां पर लोड कनेक्ट होगा। अब सबसे पहले कंसिडर करते हैं नो लोड। नो लोड पे फेजर डायग्राम कैसे बनाया जाए। नो लोड मतलब सेकेंडरी ओपन 0, बस नो लोड करंट आएगी। ये तो 0, तो I1 की वैल्यू कितनी, I0। तो इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। नो लोड करंट I0 रह गई केवल। ये सर्किट रह गया हमारे पास। अब देखो भाई, नो लोड करंट किसके इक्वल है, IE, कोर लॉस कंपोनेंट मैग्नेटाइजिंग करंट। नो लोड करंट इसे कहते हैं कोर लॉस, क्योंकि आयरन लॉस बताता है। ये मैग्नेटाइजिंग करंट, ये कोर लॉस कंपोनेंट और ये मैग्नेटाइजिंग करंट। नेटवर्क में बना चुके हो फेजर डायग्राम तो भाई आसानी से बन जाते। अगर केवल ट्रांसफॉर्मर के होते तो फिर शायद हम सोचते चलो भाई स्किप कर देंगे ऐसे, लेकिन नेटवर्क में बना चुके हो तो उसी तरह बनना है। ये बताओ IE की वैल्यू कितनी आएगी, V1 अपॉन RI, V1 अपॉन JXM, एक करंट रेजिस्टेंस में है कि इंडक्टेंस में है। इंडक्टेंस मतलब रिएक्टेंस में। देखो कैसे बनाया जाएगा इसको। ध्यान से देखिए, लेट V1 इक्वल टू V1 एंगल 0, इसको मान लिया हमने रेफरेंस फेजर। फेजर का मतलब तो आपको ध्यान है, ये साइनोसॉइडल वोल्टेज करंट है, हम रिप्रेजेंट करते हैं RMS वैल्यू और फेज एंगल केवल। ये है फेजर।
आई ई रेजिस्टेंस की करंट सेम फेज में आ जाएगी। भाई रेजिस्टेंस तो सिंपली स्केलर टाइप का, इसका एंगल भी जीरो। जब दोनों का ही एंगल जीरो आ रहा है इसका मतलब यही तो होगा आई ई इज इन फेज V1, ये V1 के एलोंग आएगा। आई एम V1 एंगल जीरो, XM का मतलब होता है J का मतलब 90 डिग्री, ये -90 आ जाएगा। आई एम लैग्स V1 बाई 90 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री लैगिंग। ठीक है बात, चलो देखें ऐसे। इसमें जनरली वैसे तो देखो रेफरेंस किधर भी आप बना सकते हैं, जनरली रेफरेंस ऐसे बनाया जाता है वर्टिकल। हार्ड एंड फास्ट रूल वैसे कोई नहीं है। V1 ये रेफरेंस, आई ई सेम फेज में है, आई ई इज इन फेज, V1 का एंगल जीरो है, आई ई का एंगल भी जीरो, सेम फेज में। तो बना देते हैं जरा। आई ई सेम फेज, आई एम लैगिंग बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री लैगिंग का मतलब -90 यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में ले आओ इसको। आई ई का मैग्नीट्यूड कम होता है, आई एम का जनरली लार्जर। एक मिनट जरा, दूसरे तरीके से आप समझ लो। हाँ आनंद, देखो भाई V1 है, यस आनंद, यू आर नॉट ऑडिबल, दोबारा कनेक्ट करो। V1 बाई JXM, जैसे मैंने आपको पहले टेक्निक बताई थी वो भी बता देता हूं, ध्यान दो जरा। XM से डिवाइड करा, ये आ गया। जब J से डिवाइड करोगे तो -90 डिग्री, J से डिवीजन का मतलब -90 डिग्री रोटेशन। आया ध्यान, ये आ गया। ये आ गई करंट आइज नोट। देखो भाई ये फेजर डायग्राम बन गया नो लोड पर, आधा काम आपका पूरा हो गया। लोड वाले और बनाने हैं बस, काम खत्म। तो ये आ गई नो लोड करंट। ये 90 डिग्री है ही, हटा देता हूं स्कोप में।
देखो वोल्टेज और करंट में कितना एंगल आ गया, वोल्टेज और करंट में ये एंगल है फाइ नॉट। अब देखो जरा, एज नो लोड करंट लैगिंग क्लॉकवाइज में है, क्लॉकवाइज में है ना, लैग्स V1 बाय हाउ मच एंगल फाइ 0। नो लोड करंट वोल्टेज से फाइ 0 एंगल से लैगिंग है। एक मिनट जरा, देखो यहां से वोल्टेज और करंट में कितना एंगल आ रहा है, I0 लैग्स V1 बाय एंगल फाइ 0। इसका मतलब नो लोड करंट यानी नो लोड पावर फैक्टर कोस फाइ 0 लैगिंग, ये पावर फैक्टर आ गया कोस फाइ नॉट लैगिंग। नो लोड कंडीशन में पावर फैक्टर कोस फाइ 0। ठीक है, बहुत हल्के फुल्के से 2-3 क्वेश्चन है इसके। फेजर डायग्राम के बारे में कहा गया, वो बता देता हूं आपके। देखो नो लोड पावर फैक्टर, ये बात ध्यान रखना, नो लोड पावर फैक्टर जनरली ये बहुत कम होता है, जिसे कहते हैं पुअर पावर फैक्टर, लो घटिया पावर फैक्टर, कम पावर फैक्टर घटिया होता है पावर सिस्टम में, मशीन में जो समझा जाता है। रीजन भी है उसके, खैर वो तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन पुअर का मतलब भी है कि घटिया है। ये आसपास आता है 0.2 के, ठीक है ना, ये आता है जनरली अप्रोक्सीमेटली 0.2 लगभग। ये अब न्यूमेरिकल में है तो थोड़ा डिफरेंट भी दे सकते हैं क्या आ जाए, लेकिन जनरली बहुत घटिया होता है पावर फैक्टर। अब आपको समझाते हैं सर। ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ये सब नोटेशन में आपको समझा चुका। हंड्रेड वाट at a supply of 200 volt and no load power factor is 0.1 lagging. Its magnetizing current is नो लोड लॉस के बारे में है सब कुछ। हाउ टू डू देखते हैं। देखो भाई नो लोड के बारे में,
देखो कोर लॉस कितना है सप्लाई वोल्टेज पर, आयरन लॉस गिवन है 100 वाट। यहां से बताओ आयरन लॉस कितना आएगा। V1 इंटू आई ई रेजिस्टेंस में पावर, V1 स्क्वायर अपॉन आर आई। इस रेजिस्टेंस में कितनी पावर आएगी, वोल्टेज इंटू करंट रेजिस्टेंस की करंट, या फिर ये V1 स्क्वायर अपॉन आर आई। तो यहां पर पावर कितना गिवन है, लॉस 100, ये 200 इंटू आई ई। यहां से हमारे पास ये करंट की वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर। कितने आ गई करंट की, 0.5 एम्पियर। चलो आगे, नो लोड पावर फैक्टर 0.1, लैगिंग तो ऑब्वियसली होगा ही। अब देखो मैग्नेटाइजिंग करंट वगैरह ये कैसे रिलेट करेंगे। आई एम और आई ई, यहां से देखो जरा भाई, ये वाली करंट भी कितनी होगी, ये वाली भी, ये दोनों इक्वल आई एम ई होगी ना, ये भी। आई एम अपॉन आई ई, यहां से tan φ0 आई एम अपॉन आई ई, इस वाले ट्राइंगल से। अब cos φ0 गिवन है, tan φ0 कैसे लाया जाए, ट्राइंगल बनाकर, जैसे भी। tan आई एम, ये कितना 0.5, बताओ यहां से आई एम कितना हो जाएगा, $4.98 एम्पियर। ठीक है बात। कैलकुलेशन बेफिक्र दो, आसान वाली आएगी, आपको इस कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप प्रोसीजर समझ दो जरा इस क्वेश्चन से। tan φ0 ये और ये वाला। और अगर नो लोड करंट के बारे में कहा जाए, तो यहां से बताओ, cos φ0 आई अपॉन आई नोट, यहां से देखिए इस वाले ट्राइंगल में cos φ0 दिस अपॉन दिस, ये आ जाएगा 0.1, 0.5 आई नोट। आई नोट की वैल्यू आ जाएगी 5 एम्पियर। इसमें तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, ये है। इस क्वेश्चन से दोनों चीजें आपको समझानी थी। कोर लॉस कंपोनेंट आई ई की वैल्यू बहुत कम है 0.1, इसलिए आई एम और आई जीरो लगभग सेम आ रही दोनों, जैसे चेक करो, ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखो,
सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर नो लोड करंट वन एम्पियर .2 लैगिंग when supplied from 500 volt. कोर लॉस रजिस्टर referred to stator side is primary side, sorry. सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है बात, चले भाई। देखो एक्चुअली अभी इसकी रेटिंग गिवन है ये, रेटिंग इतने सारी देख के घबराइए मत, यूज तो कम ही डेटा होगा। रेटेड वोल्टेज 500 वोल्ट ऑब्लिक 200 वोल्ट ये रहा। इसमें कहा गया नो लोड करंट 0.1 एम्पियर पावर फैक्टर दिस सप्लाइड फ्रॉम दिस, यानी इस साइड से प्राइमरी से। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं V1 इक्वल टू 500 वोल्ट, नो लोड करंट आ रही 1 एम्पियर, नो लोड पावर फैक्टर है 0.2 लैगिंग। रीड करो क्वेश्चन को, ये डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे या नहीं। को लॉस रजिस्टर बताना है रेफर टू प्राइमरी साइड में। ठीक है बात, चलिए को लॉस रजिस्टर बताना है। यहां पे देखो, देखो फेजर डायग्राम आपके याद रहे अच्छी बात है, फार्मूले कितने याद रखोगे? मेरा मानना यही है कि फेजर डायग्राम से याद रखो, नो लोड वाला। cos 50 बताओ कितना हो जाएगा?
0.2, तो कोर लॉस कंपोनेंट कितना आ गया? 0.2 एम्पियर। कोर लॉस कंपोनेंट इज 0.2 एम्पियर। IE की वैल्यू क्या थी? V1 अपॉन RI, बस 0.2। सप्लाई वोल्टेज 500 अपॉन RI, बताओ कितना आ गया RI ओम्स में? 2500 ओम्स, 2.5 किलो ओम्स। इस ट्रायंगल से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, पावर फैक्टर वगैरह से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए ट्रांसफॉर्मर both the components of no load current are equal. No load power factor is UPF, करो भाई सोल्व जरा। हो जाना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। नो लोड करंट के दोनों कंपोनेंट इक्वल हैं। नो लोड करंट इक्वल होती है कोर लॉस कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग के। इन दोनों का मैग्नीट्यूड देख सकते हो इक्वल है। जनरली इक्वल होता नहीं, वैसे प्रैक्टिकली यहां गिवन है इक्वल इस जगह। तो ये बताओ tan φ0 कितना आ जाएगा इस केस में? tan Im अपॉन IE 1। व्हाट अबाउट φ0? 45 डिग्री। व्हाट अबाउट पावर फैक्टर?
1/√2 लैगिंग, ये तो आएगा ही 0.71 लैगिंग। In a transformer, at no load, the magnetizing current is 10 times the core loss current. Its power factor at no load is नो लोड पे पावर फैक्टर कितना आएगा। देखो इसमें गिवन है मैग्नेटाइजिंग करंट 10 टाइम्स ऑफ कोर लॉस कंपोनेंट। IE, IM, ये 50। बताओ यहां से 10 फाइव नोट कितना आ गया, IM/IE 10। अब देखो पावर फैक्टर है, कोस फाई कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आप ऐसे कर लो, फिर इसमें 10 फाइव तो आ गया, कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं, तो I0 की वैल्यू बताइए कितना आ जाएगी। IM 10 IE/√101, तो कोस फाई की वैल्यू IE/I0 1/√101। यहां से आप ट्रायंगल बना के कैलकुलेट करेंगे जब भी ये आएगा। भाई अगर tan फाई कुछ ऐसा आ जाता तो हम कैलकुलेटर से कर ही लेते कैलकुलेट, जैसे √3 आ जाता बाय द वे तो फिर कह देते 60 डिग्री है, फिर तो काम आसान था, यहां तो नहीं। अब ये बताओ cos फाई 0 1/√101 आ रहा है लैगिंग। अब आंसर आपको अप्रोक्सीमेट में ढूंढना पड़ेगा। ये बताओ 1/√101 अप्रोक्सीमेटली 10 ही तो आ जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.1। बस हमेशा शिकायत नहीं कर सके कि कैलकुलेटर नहीं तो ये क्वेश्चन कैसे अप्रोक्सीमेटली। अब पढ़ते हैं फेजर डायग्राम लोडेड कंडीशन में।
ऑन लोड, लोड कनेक्ट होगा अब सेकेंडरी में, देखिए कैसे। सी लास्ट आर्टिकल इन दी ट्रांसफॉर्मर। देखो यहां पे सप्लाई वोल्टेज हमने अप्लाई किया, सोर्स कनेक्टेड, वोल्टेज सोर्स आता है जनरेटर से, ये करंट I1, ये नो लोड करंट, ये करंट I2 डैश। लोड कनेक्टेड हेयर, लोड पावर फैक्टर कोस फाई। देखो इसमें लोड कनेक्ट है, अब करंट फ्लो हो रही, ठीक है बात। चलो जरा देखिए अब कैसे बनेगा यहां से। ये सप्लाई वोल्टेज यहां भी, यहां तो वोल्टेज V1 ही है, ये रहा, ये करंट I2 डैश, इसमें आएगा ड्रॉप, ये है V2 डैश। बताओ V1 कितना जाएगा यहां से, V2 डैश तो है ही सेकेंडरी वोल्टेज, लोड वोल्टेज रेफर टू प्राइमरी साइड, प्लस इस वाले ड्रॉप के बारे में बताओ, करंट कितनी इंपेडेंस R प्लस JX। इसका फेजर डायग्राम हमें बनाना है, देखो कैसे, पहले बना चुके, देखो ये लोड, ये रहा। अब बताओ जैसे लोड पावर फैक्टर है, इसका मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन लोड वोल्टेज एंड करंट। लोड वोल्टेज यहां है V2 डैश, लोड करंट है I2 डैश,
लोड पावर फैक्टर है, नो लोड वाला नहीं, लोड का पावर फैक्टर cos फाई। देखो इसका फेजर डायग्राम हो, केस 1, लोड पावर फैक्टर cos फाई लैगिंग। लैगिंग का मतलब करंट, लोड करंट I2 डैश लैग्स बिहाइंड लोड वोल्टेज V2 डैश बाय हाउ मच एंगल फाई। लोड करंट लैग्स बिहाइंड द लोड वोल्टेज बाय हाउ मच एंगल फाई। बनाया जाए, देखो अब कैसे। इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से V2 डैश रेफरेंस माना जाएगा इसको, V2 को रेफरेंस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कहीं भी बना लीजिए, यहां पे बना देता हूं मैं। ये V2 डैश, ये है रेफरेंस फेजर। अब ये है लैगिंग, लैगिंग का मतलब करंट, I2 डैश लैगिंग, लैगिंग मतलब क्लॉकवाइज, ये रहा फाई। करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय दिस मच एंगल। यहां तक समझो पहले, अब देखो आगे कैसे बनेगा। देखो V1 की वैल्यू ये है, I2 डैश R रेजिस्टेंस का ड्रॉप होता है करंट की डायरेक्शन में। देखो जब आप इसमें R से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्शन तो सेम आएगी, सेम डायरेक्शन बिल्कुल यही। ऐड कर दो, वेक्टर देखो कैसे ऐड किया जाएगा, सेम डायरेक्शन में पैरेलल। I2 डैश R ये इसके पैरेलल में, ये वाला एंगल सेम फाई पैरेलल।
अब देखो आगे, JI2 डैश एक्स, ध्यान से समझो फिर से, JI2 डैश एक्स कैसे होगा? सेम डायरेक्शन में, एक्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब सेम डायरेक्शन जे, जे मीन्स प्लस 90, जे मीन्स प्लस 90, परपेंडिकुलर इससे, तो ये वाला आएगा प्लस 90 पर ऐसे। JI2 डैश एक्स एंगल 90, ऐड कर दो तीनों को, दिस प्लस दिस किसके इक्वल? V1, बस ये V1 के इक्वल आ गया। इतनी बात थी, इसकी बस कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा मैं आपको, इसका एंगल आ जाएगा डेल्टा वाला। यहां से कैलकुलेशन होते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की, वोल्टेज रेगुलेशन गिवन भी नहीं आपके सिलेबस में, से कैलकुलेशन नहीं दे देते हैं, बस फेजर डायग्राम आप समझ लो जिससे डायरेक्ट आप मैच कर सको लिस्ट मैचिंग वगैरह में। यह ABCD ऑप्शन में अगर आ जाएगी फेजर डायग्राम कैसा होगा। ये बन गया फेजर डायग्राम लैगिंग पावर फैक्टर पर। यहां फेजर डायग्राम यूज करके V1 की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन दे देते हैं उसको। अब देखो लीडिंग पावर फैक्टर पे कैसा बनेगा। तो V1 का एंगल कितना आ रहा है यहां पर? ये तो हमने लिया था रेफरेंस, इसका एंगल 0, सप्लाई वोल्टेज V1 लीड्स V2 डैश बाय एंगल डेल्टा। तो अगर V2 डैश था 0, V1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस डेल्टा। लीडिंग पावर फैक्टर पर बनाओ। लीडिंग बनाओ जरा इस बार लीडिंग से। देखिए ऐसे बनेगा। ये रेफरेंस। व्हाट अबाउट द करंट?
लीडिंग बाय एंगल फाई, इस बार लीडिंग यानी क्लॉकवाइज। आर और एक्स के कंपोनेंट ऐड करने हैं और आंसर आ जाना है बस। लिखो जरा B1। JI2 डैश एक्स। I2 डैश आर सेम डायरेक्शन में। आर से मल्टीप्लाई मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई सेम। ये वाली डायरेक्शन आ गई पैरेलल सेम। अब JI2 डैश एक्स देखो कैसे बनेगा, यहां पे समझिए। I2 डैश एक्स तो सेम, एक्स तो अपने आप में स्केलर है, ये तो रहेगा सेम। जे का मतलब प्लस 90 डिग्री यानी कि इधर। JI2 डैश एक्स प्लस 90 डिग्री में दिस साइड। नाइन्टी डिग्री देखो, इन तीनों को ऐड कर दो वेक्टर की तरह, ये आ गया वोल्टेज V1। ये वाला फेजर डायग्राम बनेगा लीडिंग पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर पे ही बना देते हैं, इससे आसान ही होगा।
करें भाई कंप्लीट। अब आ जाओ यूनिटी पावर फैक्टर पर। बस ये 3 फेजर डायग्राम थोड़ा सा देख लो, बाकी ज्यादा इसके बारे में जानने की आपको जरूरत नहीं है। At unity power factor load, unity same, I2 dash is in phase V2 dash. V2 डैश रेफरेंस, करंट भी सेम डायरेक्शन में, बनाइए इसको जरा। सेम डायरेक्शन में I2 डैश। करो कंप्लीट इसको। I2 डैश R, देखो रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डायरेक्शन में आएगा। I2 डैश R, J I2 डैश X, J का मतलब प्लस 90, J मीन्स प्लस 90। ये आ गया V1। फेजर डायग्राम एट यूपीएफ, यूनिटी पावर फैक्टर पर। ओके, ये यूनिटी पावर फैक्टर पर। बस ये है कि फेजर डायग्राम डायरेक्ट क्वेश्चन में मैच करना आ जाए तो ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, बस ये काफी है, बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के हिसाब से। तो खैर ट्रांसफॉर्मर ये हो गया। अब देखो आगे इसमें जो 2 चीजें आपके बचे हैं सिलेबस में, एक तो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, एक है मेजरमेंट का पार्ट। इसमें जो मेजरमेंट का पार्ट है, एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, वो आसान है कंपैरेटिवली, उसके क्वेश्चन भी आसान है, तो पहले आपको वो करा देता हूं मैं। इंडक्शन मोटर लास्ट में करेंगे फिर। मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज एंड पावर। करंट मेजरमेंट एमीटर, एम्पियर को मेजर करना एमीटर। वोल्टेज का मेजरमेंट
वोल्ट मीटर। पावर यूनिट होती है वाट, वाट मीटर। तो इनका नाम बेसिकली इस तरह है। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो एमीटर। वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, तो वोल्ट मीटर। पावर की यूनिट वाट, तो वाट मीटर। ठीक है, इनके बारे में कंस्ट्रक्शन भी कही गई, वर्किंग के बारे में भी बेसिकली, लेकिन इनके न्यूमेरिकल जो हैं वो कंपैरेटिवली आसान है। तो कंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में केवल हम ब्रीफ में समझेंगे थोड़ा बहुत। देखो, सबसे आसान वाला ये पीएमएमसी। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। पीएमएमसी को ही कहा जाता है डी आर्सनल गैल्वेनोमीटर। डी आर्सनल गैल्वेनोमीटर भी इसी कहते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है वो आपको समझाएंगे जरा। पीएमएमसी या डी आर्सनल गैल्वेनोमीटर, डी आर्सनल आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अब देखो, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल क्या है। परमानेंट मैग्नेट मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक सर्किट के टाइम जब हिस्टेरेसिस कर्व करा रहे थे जिसमें रेसिडुअल फ्लक्स होता है। ये ध्यान रखना इसमें। एल निको, ये है एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, निकिल एंड कोबाल्ट, यूज्ड एज परमानेंट मैग्नेट टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बी। भाई इसमें रेसिडुअल फ्लक्स होता है, रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, रिटेंटिविटी वो प्रोड्यूस करता है ये। तो परमानेंट मैग्नेट तो इसके लिए। अब मूविंग कॉइल क्या है, ये तो हो गया फ्लक्स डेंसिटी के लिए। जहां तक बात है मूविंग कॉइल की, डीसी करंट यानी कि कांस्टेंट करंट मेड टू फ्लो इन द कॉइल। कॉपर की जो कॉइल बनी उसमें करंट फ्लो कराई जाएगी। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन बहुत बेसिक सा ही समझेंगे बस यहां, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन से ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगा मीटर के बाहर निकल जाए जो क्वेश्चन वो बनेंगे। कंस्ट्रक्शन इसमें गिवन है, थोड़ा बहुत तो जानना पड़ेगा बेसिक प्रिंसिपल के लिए। तो परमानेंट मैग्नेट है एल्निको का बना हुआ, मेटेरियल का नाम याद रख लेना एल्निको, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट की एलॉय। रेसिडुअल फ्लक्स इसका होता है ये वाला। अब देखो यहां पर कैसे। करंट कैरिंग कंडक्टर इन दी मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान आया। करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये है मैग्नेटिक फील्ड।
ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो हो रही I, ये रखा गया एंगल अल्फा पर। करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है उस पर फोर्स कितना, ध्यान है 12th क्लास का फॉर्मूला ये, फोर्स ऑन कंडक्टर BIL साइन अल्फा, BIL साइन अल्फा। यह है फोर्स ऑन कंडक्टर। अगर कंडक्टर है परपेंडिकुलर, लेंथ L, ये करंट I, अल्फा है 90 डिग्री। व्हाट अबाउट द फोर्स BIL, BIL साइन अल्फा, साइन 90, इस डायरेक्शन में अगर है तो ये। और दूसरा स्पेशल केस, अगर अल्फा 0 है तो, अगर ये कंडक्टर ऐसे रखा गया इसके पैरेलल, भले ही इसमें करंट फ्लो हो रही, अल्फा की वैल्यू 0 है, अल्फा इक्वल टू 0 के केस में कोई फोर्स नहीं होगा। आई थिंक दिस थिंग यू नो वेरी वेल, ध्यान आ गया होगा अब तक तो, इसी पे बेस्ड है। देखिए एक्चुअली रीजन क्या है, इसमें आपके 2-3 तरीके के इंस्ट्रूमेंट गिवन है पीएमएमसी के बारे में, मूविंग आयरन डायनोमीटर। सबसे आसान यही है पीएमएमसी, इसको ऑपरेशन थोड़ा सा समझ लें तो बाकी का यह है कि थोड़े से हिंट से काम बन जाएगा। ठीक है बात, अच्छा। अब देखो जैसे कोयल के बारे में, कोयल कैसे बनाई जाती है, जैसे कि रेक्टेंगुलर कोयल, कितने कंडक्टर, 4 कंडक्टर्स, फोर कंडक्टर। इसमें देखो कैसे, यहां से गिनो कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, 3, ये दोनों मिलाकर 4। एक इसमें जैसे करंट फ्लो हो रही आई, ये डीसी करंट आई, ये रहा। 4 कंडक्टर हैं जिनमें करंट फ्लो हो रही है। रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरह। ऑब्वियसली अगर एन टर्न्स कॉइल हो, एन टर्न वाली अगर कॉइल हो तो क्या होगा, देखो एक टर्न अब भी रेक्टेंगुलर है, सेकंड टर्न, थर्ड, जितने टर्न होंगे उतने ही कंडक्टर आएंगे हर जगह, ऐसे। एन टर्न्स का मतलब यहां पर एन कंडक्टर्स हर जगह। कितने वायर हैं, एन। एन टर्न मतलब एन कंडक्टर। इस तरीके की रेक्टेंगुलर कॉइल होगी।
देखिए जरा, यहां भी मेनली 4 कंडक्टर्स, 1 4 कंडक्टर्स इस तरीके से। चलो जरा अब आगे देखो, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट की शेप तो ऐसी होगी, ये एन पोल, ये एस पोल, ये है परमानेंट मैग्नेट। एक्चुअल शेप तो ऐसी होती है, लेकिन हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ये हो गए वैसे तो मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। ऐसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको शॉर्टकट में, सिंपली यहां तक ही। मैंने बस आपको इसलिए बता दिया कि ऐसा ना लगे कि भाई ये दो पोल अलग अलग कैसे हो गए। मैग्नेटिक पोल तो डिफरेंट होते नहीं, एक साथ होते हैं। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ये सिंप्लीफाइड से ही हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए जरा, मैं यहां बनाता हूं इसको, मैग्नेट को। क्या कंसेप्ट होती है मेजरमेंट की, ये बिल्कुल बेसिक है उसका। ये एन पोल, ये एस पोल। कॉइल हेयर, एन टर्न कॉइल हेयर। एन टर्न कॉइल हेयर, ये रेक्टेंगुलर कॉइल आ गए इन बिटवीन। ठीक है, चलिए। तो भाई देखो, ये वाली कॉइल आ गई। अब सुनो मेरी बात, कॉइल मूविंग है, मूव कराएंगे इसको। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी। N2S, ये आ गई इसका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, रेजिडुअल फ्लक्स वाला होता है ये। अब एक बात बताइए, अगर मैं इन बिटवीन यहां पर आयरन की कोल रख दूं तो भाई फ्लक्स कुछ बढ़ जाएगा या नहीं? अगर इसमें आयरन की कोल रख दें, फ्लक्स कुछ बढ़ जाएगा। क्यों? आयरन का रिलक्टेंस कम होता है, परमेबिलिटी हायर। देखो, एक्चुअली बी की वैल्यू होती है म्यू एच। अगर आयरन कोर होगी म्यू 0 म्यू आर, परमेबिलिटी रेसिडुअल है या कोई भी एच की वैल्यू है, परमेबिलिटी हाई, बी विल बी हायर। तो यहां पर रखी जाती है स्टेशनरी आयरन कोर। इसके बारे में थोड़ा समझो। ये घुमाएंगे तो नहीं, बहुत भारी हो जाएगा, वरना इसको रोटेट तो नहीं कराएंगे आयरन कोर को, डिफ्लेक्शन तो नहीं देंगे इसमें। स्टेशनरी रुकी हुई आयरन कोर।
परमेबिलिटी हाई, D is high. That's why याद रखना जरा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हेयर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी 0.1 टेस्ला से 1 टेस्ला तक, वेबर पर मीटर स्क्वायर था ना, ये वही है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला तक भी। ठीक है बात, आयरन कोर की वजह से। आगे चलो, अब इसमें करंट फ्लो कराएंगे, फिर देखेंगे कोयल कैसे डिफ्लेक्शन आएगा कोयल में। ये आयरन कोर सिलिंड्रिकल होती है, यहां से सर्कुलर नजर आएगी। देखो, अगर सिलिंड्रिकल होता है स्ट्रक्चर, सुनिए बात को जरा, ये है आयरन कोर। अगर आप इसको यहां से देखोगे तो सर्कुलर नजर आएगा, टॉप व्यू देखोगे सर्कुलर, और अगर साइड से देखोगे तो रेक्टेंगुलर नजर आएगा। एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, आयरन की कोर है, टॉप से देखोगे सर्कुलर, और अगर साइड से देखोगे तो सिलिंड्रिकल। तो यहां से मैंने बना लिया, ये साइड से अगर देख रहे रेक्टेंगुलर है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में, इसके ऊपर कॉइल बाउंड कर दी गई। इसी के ऊपर जो है हमने कॉइल को बाउंड किया ऐसे। इसके चारों तरफ ये कॉइल बाउंड कर दी गई, समझे ऐसे? ये रहा, देखो जरा एक मिनट। ये रही सिलिंड्रिकल कोयल, सॉलिड मान लो, यहां से सर्कुलर, यहां से ऐसे, ये रही कोयल, 1 2 3 4 टर्न इस तरह नजर आते हैं। देखो कोयल, ये रेक्टेंगुलर, ये नजर आ रहे हैं ना आपको सामने से, ये होता है तरीका। अब इसमें करंट फ्लो कराने जा रहे हैं हम, तो यहां पे कोयल जो है ऐसे नजर आती है, एन टर्न कोयल, ये रही। ये कोयल, चलो जरा करंट फ्लो कराएं डीसी। डीसी करंट यानी कि कांस्टेंट करंट। काफी टाइम से ईसी पढ़ रहे थे, टाइम के साथ कांस्टेंट करंट। ये रही करंट आई, तो इसमें करंट फ्लो कराई जाएगी आई। ये करंट फ्लो हो रही है इधर, इधर ऐसे। अब ये बताइए फोर्स क्या आएगा कंडक्टर्स पर। देखो जरा फिर से, ये कंडक्टर 1, एन कंडक्टर है यहां, ये दूसरे, थर्ड, फोर्थ। अब ये 4 कंडक्टर हैं, फोर्स किस पे 0 होगा, किस पे नहीं। थोड़ा आसान करके बना देता हूं डायग्राम। देखो जैसे 4 कंडक्टर हैं, 1 2 3 4, करंट तो सब में सेम है, लेकिन
मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। देखो एक्चुअली इन दोनों के लिए तो एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इसके लिए भी 90 डिग्री और इसके लिए भी 90 डिग्री। ये तो दोनों परपेंडिकुलर। अल्फा 2 बताओ पैरेलल आ गया 0। अल्फा 4 बताओ कितना आ गया पैरेलल 0। फोर्स ऑन कोयल ऑफ कोयल कंडक्टर्स 1 एंड 3, अल्फा की वैल्यू 90 है, फोर्स कितना होगा, सिंपली BIL, n कंडक्टर्स, n टर्न्स n कंडक्टर। n टर्न्स। लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये रही L कोयल की। विड्थ ऑफ द कंडक्टर ये रहा D, इस वाले की लेंथ ये है D। और जबकि 1 एंड 2 एंड 4 में क्या होगा, अल्फा 0, उन दोनों कंडक्टर पे फोर्स कितना होगा 0। तो फोर्स लगेगा केवल दो कंडक्टर 1 एंड 3 पर। समझ में आई बात। तो फोर्स लेगा इन दो कंडक्टर पर। करंट की डायरेक्शन दोनों में ऑपोजिट है, देख लो जरा। सेकंड और फोर्थ पे तो कोई फोर्स नहीं, यहां कोई फोर्स नहीं है, यहां कोई फोर्स नहीं, 1 एंड 3 पर केवल, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है इधर और इधर, तो फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट आएगी। किस डायरेक्शन में आएगी वो जानना जरूरी नहीं, बस अपोजिट आएगी, काफी है इतना जानना। अब ये कंडक्टर 1 एंड 3 पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बनाएंगे क्या, टॉर्क। Two equal and opposite forces on conductors 1 and 3 form a torque। अब तो बात मिली ना, मैकेनिकल वालों के मन चाहे टॉर्क सुनने में आ गया। ये बनाएंगे टॉर्क, देखो किस तरह। ये दो फोर्स है कंडक्टर 1 एंड 3 पर, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर। जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे, इनके बीच की डिस्टेंस देखो डी है ना, विड्थ। बीच की डिस्टेंस आ रही डी, विड्थ। क्या बन जाएगा, टॉर्क। भाई किसी भी चीज पर दो फोर्स लगाओ इक्वल एंड अपोजिट, इधर से जैसे ये, तो यहां बनकर आ जाएगा टॉर्क। ये बन जाएगा टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो टॉर्क डेवलप्ड फॉल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे कहते हैं यहां डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। NBIL इंटू डी, लेंथ इंटू विड्थ, ये हो जाएगा एरिया ऑफ द कोयल। NBIA, ये फार्मूला आपको याद रखना बस, कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट से कैसे बना, ये वाला। ठीक है बात। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो डिफ्लेक्शन लाएगा ये आ गया कोयल में, NBAI करंट के प्रोपोर्शनल। NBA इसे लिखते हैं G, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट यहां पर। तो भाई टॉर्क जो है प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, करंट के। जी है कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स फील्ड पर, ए पर, इस पे डिपेंड कर रहा है। इससे शायद काम चल जाएगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है ना। डेरिवेशन पार्ट ऑब्वियसली स्किप कर सकते थे, हालांकि कोई डेरिवेशन आई नहीं। फोर्स लिखा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क, ये तो समझना ही था कि टॉर्क कैसे बना बस। तो यहां से टॉर्क, अब देखो इस तरीके से अगर टॉर्क बन जाएगा फिर तो ये मोटर की तरह हो गया भाई, लगातार टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, मैंने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहा इसको, ये तो मोटर की तरह। लगभग यही कंसेप्ट होती है डीसी मोटर की, खासतौर से स्मॉल डीसी मोटर में। तो इसी चीज में इंप्रूवमेंट करते जाओ तो प्रॉपर डीसी मोटर, लेकिन कंसेप्ट ये होती है, करंट फ्लो हो रही, ये घूमने लगेगा टॉर्क की वजह से, ये बन गया मोटर। यहां हमें घुमाना नहीं है, यहां पर्पस करंट को मेजर करना जो करंट फ्लो कराई। तो देखो तरीका क्या करें अभी इसमें। ये आ गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। देखो भाई जरा, करंट की वजह से घूमने लगेगा, ये करंट फ्लो हुई, टॉर्क आ गया, ये रोटेट करना शुरू करेगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से, घूमेगा, टॉर्क बन गया, ठीक है। ये इसको घुमा रहा है टॉर्क की वजह से ऐसे। अब हम लगाएंगे यहां कंट्रोल, इसको घूमने नहीं देंगे, कंट्रोलिंग टॉर्क। उसके लिए कनेक्ट कर देते हैं स्प्रिंग, रफली शो कर रहा हूं मैं। अगर यहां कंट्रोल स्प्रिंग लगा दें इधर और इधर, ये स्प्रिंग एक या दो ऐसे कनेक्ट कर दें हम, देखो क्या होगा। जब जैसे ही ये घूमने लगेगा स्प्रिंग्स विल बी डिफ्लेक्टेड। आप इस वाले डायग्राम में देखो, जब टॉर्क की वजह से घूमेगा स्प्रिंग विल बी इलोंगेटेड, स्प्रिंग विल बी इलोंगेटेड। जैसे ही इसमें डिफ्लेक्शन आएगा थोड़ा ही घूमेगा, ये स्प्रिंग की शेप बदलेगी। यहां पे समझो, जैसे कोयल फिलहाल यहां पर है, ये कोयल, यहां पर स्प्रिंग मजे में है न्यूट्रल स्टेट में,
ना एक्सपेंशन ना कंप्रेशन। एक स्प्रिंग से समझ लो। जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसको थोड़ा ही घुमाएगा, जैसे ये इसको घुमा गया एंगल थीटा से, स्प्रिंग क्या होगा, खिंच जाएगा। स्प्रिंग विल बी इलोंगेटेड, ये स्प्रिंग ज्यादा खिंच जाएगा। स्प्रिंग क्या करेगा, इसका अपोज। तो कंट्रोलिंग टॉर्क बाय स्प्रिंग, किसके बने हैं स्प्रिंग, ये स्प्रिंग बने होते हैं फॉस्फर ब्रोंज के। मेटेल इसका होगा फॉस्फर ब्रोंज। टीसी इक्वल टू के थीटा, थीटा एंगुलर डिफ्लेक्शन। कॉइल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगी, ये काम करेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट, यह है स्प्रिंग कांस्टेंट। हाँ, आई बात समझ में। ये कंट्रोलिंग टॉर्क, चलो इसे कंटिन्यू करेंगे बस। टी सी इक्वल टू टी डी आ जाएगा और बात बन जाएगी। ठीक है, चलिए।